Hello students. So now till now we have seen theoretical part of chapter second, that is absorption and amalgamation of companies. Now we will move to some practical part. So as you know that from practical part I had divided the topic into two parts. Like the first is numerical problems on calculation of purchase consideration, and then other one the actual accounting for absorption and amalgamation. Fine. So in that case first we will, in this lecture we will be covering the numericals on purchase consideration. So without wasting time, let us immediately start different methods of purchase consideration. So as you know, as discussed in theory part also, that basically there are four methods of purchase consideration, right? The first one being net asset method, the second one being lump sum method, third net payment method, and share exchange method or intrinsic value method. Fine. So of these four methods, first of all let us try to see what is net asset method. नाम से क्या समझ में आ रहा है बॉस? नेट एसेट मेथड. नेट एसेट मीन्स बेसिकली एसेट्स, द ग्रॉस एसेट्स ऑफ द कंपनी माइनस द लाइबिलिटीज. सर ये कभी पहले भी करते थे हम? यस, हम ये करते थे. नेट एसेट, ग्रॉस एसेट्स माइनस द लाइबिलिटीज, ये हम कब करते थे? when we used to value a share. when we used to value a share उस टाइम करते थे, राइट? तो इन दैट केस वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स में हमने फर्स्ट टर्म में देखा है कि वी यूज टू कंप्यूट नेट एसेट्स. in that case अगर if you remember the things were like there are certain assets which are not to be considered. For example, let's take example fictitious assets. कुछ assets ऐसे होते हैं जिनको कोई वैल्यू नहीं रहती, like let's say accumulated losses, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस. बैलेंस शीट के डेबिट साइड या फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे तो दिखते हैं, राइट? बट दे डू नॉट कैरी वैल्यू एज सच. दे कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट एंड देयरफॉर दोज एसेट्स आर नॉट कंसिडर्ड वाइल वैल्यूएशन ऑफ एनीथिंग, मेड बी शेयर्स, मेड बी गुडविल, मेड बी कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन. तो यहाँ पे भी सिमिलर मेथड है. सिमिलर है इन द सेंस, आई मीन टू से, यू कैन से इवन सेम है, अप्रोच सेम है. एक कि ग्रॉस एसेट्स लेने हैं एंड उसमें से लाइबिलिटीज डिडक्ट करने हैं. सो यू ऑटोमेटिकली गेट. यहाँ पे देखो, अगर अभी यहाँ पे मैं ना आई 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 वुड नॉट वेस्ट माई या फिर इन्वेस्ट माई टाइम इन ड्राइंग फॉर्मेट एंड टेलिंग यू, बिकॉज मोटा मोटा यहाँ पे इन्होंने जो किया है ना, दैट इज सेम, राइट? स्टेटमेंट कैलकुलेटिंग परचेज कंसिडरेशन, देन टेकिंग ग्रॉस एसेट्स, अपन भी यही करते थे. 1 नंबर ग्रॉस एसेट्स, देन सेकंड नंबर liabilities, and then third number net assets आता था when you deduct all the liabilities from all the assets. अभी कौन से वैल्यू पे लेना है सर, कौन से वैल्यू पे लेना है, देखते वाइल वी विल बी सॉल्विंग द सम वी विल सी. बट बेसिकली आई होप आपको फर्स्ट मेथड समझा है. इट इज नथिंग, इट इज जस्ट कैलकुलेटिंग नेट एसेट्स एंड जो कुछ भी नेट एसेट्स आएंगे दैट वुड बी योर परचेज कंसिडरेशन. बिकॉज एक कंपनी परचेज कंसिडरेशन कब निकाला जाता है? टेल मी, इन केस ऑफ अमालगमेशन एब्जॉर्प्शन, वन कंपनी इज टेकिंग ओवर अनदर कंपनी, अदर कंपनी इज ट्रांसफरिंग इट्स एसेट्स. बी लिमिटेड वॉज ट्रांसफरिंग इट्स एसेट टू ए लिमिटेड, राइट? तो इन दैट केस ए लिमिटेड बी लिमिटेड के शेयर होल्डर्स को परचेज कंसिडरेशन पे करेगा, right? And whenever A limited would be paying purchase consideration, it would be basically buying a company, and a company would be bought at what value? At which value would the company be bought? The value which would reflect basically the worth of the company, right? या फिर the assets of the company is having, and therefore net assets compute करते हैं, and that net asset becomes the purchase consideration to be paid. So I hope format is quite easy. Take all the assets in the balance sheet, not in the balance sheet तो भी consider करना है. even if an asset is unrecorded asset, कुछ अनरिकॉर्डेड एसेट है, कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो वो भी कंसिडर करनी है, वो भी कंसिडर करनी है. पर कब करनी है कब नहीं वो हम देखेंगे. अभी नाउ लेट्स अज्यूम अमालगमेशन या फिर इज इन नेचर ऑफ मर्जर, इन नेचर ऑफ मर्जर है. तो इन दैट केस वी टेक ओवर द थिंग्स एट बुक वैल्यू. डू यू रिमेंबर, हमने ये थियरी लेक्चर में देखा था. वी टेक ओवर द थिंग्स एट बुक वैल्यू इफ इट इज इन नेचर ऑफ मर्जर. तो इन दैट केस अगर मर्जर वाला है तो इन दैट केस द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में क्या ये कवर होगा, ये वाला पार्ट कवर होगा, शेयर होल्डर्स फंड वाला? नहीं, ये पार्ट नहीं कवर होगा. एसेट्स एंड लाइबिलिटीज में ये वाला पार्ट कवर होगा. ये सारे एसेट्स माइनस
these liabilities basically only the things which are taken over कर लेना है. एंड अगर ये नेचर ऑफ मर्जर है तो वी यू नो दैट वी टेक ओवर एट बुक वैल्यूज, राइट. बुक वैल्यूज पे टेक ओवर होता है. सो इन दैट केस ये बुक वैल्यूज कंसिडर करनी है. अगर कोई एसेट अनरिकॉर्डेड है क्या उसको कंसिडर करना है, उसको कंसिडर करना है नहीं करना, बिकॉज थिंग्स आर गोइंग टू बी हैपन एट बुक वैल्यू. एंड अगर बुक्स में नहीं है तो नहीं कंसिडर करना. बट विज if it is a purchase method का sum आया, तो in that case you would be given fair values of the assets and liabilities. You would be given fair values and उस टाइम वो fair values को आपको यहाँ पे use करना है assets. ये जो लिखोगे ना, ये fair values लिखोगे, liabilities fair values लिखोगे, and then you would be computing the purchase consideration. I hope you are getting it. I hope you are getting it. Fine. So now let us solve one example. I won't write the example. At least मैं जहाँ जहाँ पे need लगेगी वहाँ पे I would definitely write. But अभी वाला example it's quite easy. ये net asset वाला आपने पहले भी किया valuation of shares के time. So I won't again invest my time in that. Fine. So I hope आपको समझ रहा है. So let us start with first example, which is basically of net asset method. Net asset method. The balance sheet of ABC as on 31st March 21 was as under. Then we are given with share capital, reserves and surplus. There are different reserves over there. Then under current non-current liabilities, we are having 12% debentures, outstanding interest on debentures, and under current liabilities, we are having sundry creditors. Then in non-current assets, we are having land and building, plant and machinery, debenture, fund, investment. Basically, these are investment, nothing else, like type of sinking fund type investments. Then the C, preliminary expenses over here. Then sundry debtors and cash. Fine. Let us check the additional information given. XYZ Limited absorbs ABC Limited on following terms. Basically, it is the example या फिर of absorption. A company has absorbed another company, right? So next, check. XYZ Limited to take over sundry creditors. XYZ Limited is going to take over sundry creditors. Check over here. This it is going to take over sundry creditors. Fine. Now next, XYZ Limited to take over land and building, plant and machinery and investment at 120% of their book value. See, so they are saying that the takeover will happen at 120% of the book value. That means not at book value. So is it in nature of merger? No, it's not in nature of merger, though it is an takeover. I mean absorption, but still it is not in nature of merger. It would be in nature of purchase. Fine. So check what all assets are taken over. Land and building is taken over. Plant and machinery is taken over. And then I guess investments are taken over at 120%. Fine. Then sundry debtors are again taken over at 90% of the book value. Check over here. And then a goodwill at 35,400. A goodwill at 35,400. Basically, a excess payment made over and above the net assets is known as goodwill. Right? Excess payment made over and above the net assets is known as goodwill. So goodwill को आप लास्ट में ऐड कर सकते हो नेट एसेट निकालने के बाद, so that automatically lead to gross assets minus the liabilities would come to net assets, and payment over and above, excess payment over and above the net assets would be the goodwill. So goodwill ऐड किया तो automatically purchase consideration आ जाएगा, या फिर आप directly asset consider करते समय goodwill ऐड कर सकते हो at your complete discretion. Fine. Then next, check what they are saying. Liability to debenture holders including interest is to be met by issue of 2 lakh 15% debentures. मतलब यहाँ पे जो liability है debenture holders की, check over here in balance sheet, liability side ये plus ये दोनों मिला के they would be paying या फिर issuing is to be met by issue of 2 lakh 15% debentures of XYZ Limited. ऑफ XYZ मतलब नई कंपनी 2 लाख के डिबेंचर इशू करेगी. यहाँ पे थोड़ी एम्बिग्विटी है while solving the question, but fine, we will move on. Let us check क्या है solution के टाइम देखते हैं. So now, अगर आपको ऐसा सम आया तो how would you be approaching? You would be approaching like you would be starting with you have required to calculate purchase consideration. This is the requirement of the question. So you will prepare a statement showing calculation of purchase consideration. You will prepare first particulars and rupees. Obviously you can make 2 columns if you want, and then you will start with first assets.
First you will start with assets, like this. First you will start with assets, gross assets. Now I have told you the way to solve the sum. I have told you the way to solve the sum. You always check the balance sheet first. Always check the balance sheet and go line by line. First item on asset side, check land and building, then plant and machinery, and then investment. You know that these three items are to be taken over at 120% of their book value. देखो यहाँ पे it is given 120% of the book value, तीनों के तीनों items, plant and machinery, land and building and investment, right? तो तीनों के तीनों 120% पे टेक ओवर होंगे. सो देखो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेस्टमेंट्स, ये तीन आइटम्स हो गए 1, 2 एंड 3. या फिर आई कैन डू इट लाइक दिस 1, 2 एंड 3. ये तीनों आइटम्स हो गए. सो दीज वुड बी टेकन ओवर एट 120%. टू चेक लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है, चेक. देखो लैंड एंड बिल्डिंग इज वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज. तो 2 lakh plus 20%, that is 120%. If 2 lakh into 120% directly, then 1,28,000 into 120% and 40,000 into 120%. देखो 2 lakhs into 120%, 1,28,000 into 120% and 4 lakh into 40,000 into 120%. तो ये वैल्यूज आ जाएंगे. आई होप यू आर गेटिंग इट. फाइन. देन सो यहाँ पे 2,40,000 एसेट्स आ गए. Then 153,600. I hope this calculation is correct. 948,000 आ गए. Fine. Then check next asset in the balance sheet. We are done with these first three items, right? Then preliminary expenses. Are we going to consider these preliminary expenses? No, these are not to be considered while valuation. This was the same case when we were solving for valuation of shares. This is the same case over here also. Preliminary expenses are basically fictitious in nature. They do not carry any value as such, and therefore these are the assets not to be considered. Fine. Moving to next asset, sundry debtors. Sundry debtors, yes, they are to be taken over. See, only those assets which are going to be taken over, उनको ही consider करना है. If at all a new company is not at all taking any asset, let's say it is not taking a certain asset, तो क्या वो उसके लिए पे करेगी क्या? No, not at all. Fine. So I just mean to say कि you have to consider only those assets which are going to be taken over. जो टेक ओवर होने वाले हैं वही एसेट्स कंसिडर करने हैं. तो यहाँ पे दे हैव क्लियरली सेड लैंड बिल्डिंग टेक ओवर होने वाला है, प्लांट मशीनरी टेक ओवर होने वाली है, इन्वेस्टमेंट्स आर गोइंग टू बी टेकन ओवर, सन्ड्री डेटर्स आर गोइंग टू बी टेकन ओवर. तो वो सारे एसेट्स कंसिडर करेंगे. आर यू गेटिंग इट? तो सारे एसेट्स कंसिडर करेंगे. सो check sundry debtors are taken over at 90% of the book value. Therefore book value was 80,000. Check over here, book value is 80,000, and then book value is 80,000, and then it is taken over at 90% over here, this. So that comes to 72,000. Fine. Then they are saying goodwill at 35,400. Goodwill at 35,400. Sorry, I missed it. We were moving like with balance sheet. So like land and building is done, first three items, then preliminary expenses not to be considered, sundry debtors considered. Cash, they have specifically nothing, they have mentioned nothing about cash. Therefore we are not going to consider cash. But at the same time there exists a sum where they have mentioned nothing about cash, but still they have considered cash. So therefore obviously there is an ambiguity. What shall we do, sir? What shall you do? You should do nothing. There won't be ambiguity, because questions won't be asked ambiguous to you. In even if it is in textbook, they won't be asking you such ambiguous question. They would be clearly stating it. Fine. So I hope you are getting it. Then fine. So I guess now we are done with all the assets. Check. We are done with all these assets, right? Now once we are done with the assets, take gross assets. This becomes your gross assets. Fine. Obviously this goodwill is pending because this was not in balance sheet, and we can take it afterwards also. I mean after net assets. या फिर you can even consider it over here, doesn't matter. Just the answer, this final answer should match, because anyways that is going to be the net purchase consideration after goodwill, right?
So you can consider this goodwill in assets as well, that is 35,400, because goodwill is an asset, therefore considered in asset. Fine. Now let us move to liabilities part. Check what are, again same, going from balance sheet, check what all liabilities we are having. First is debenture liability. We are having debenture liabilities like 12% debentures and outstanding interest. Fine. So that is considered. Now even though they have stated over here that debenture liability to debenture holders including interest to be met by issue of 2 lakh डिबेंचर्स 15% डिबेंचर्स. सो अल्टीमेटली बोथ दोनों मिला के 2 लाख प्लस 2,20,000 मिला के 2 लाख पे सेटल होने वाला था. स्टिल वाइल कैलकुलेटिंग दे कंसीडर्ड इट 2,20,000 2,20,000 डिफरेंटली. सो सर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एम्बिग्विटी है. यस, थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेशन की एम्बिग्विटी है, बट दैट इज फाइन. जाने दो, जो है वो है. Fine. So while considering liabilities, you would be considering both the liabilities, liability of debenture as well as liability of outstanding debentures. Fine. So 2 lakh consider किया, 2,20,000 consider किया. Check the next liability. Sundry creditors 70,000. So sundry creditors are to be taken over. यहाँ पे लिखा था फर्स्ट लाइन में. एट द सेम टाइम डिबेंचर का भी लिखा था यहाँ पे थर्ड लाइन में. सो हमने सारा टेक ओवर कर लिया है. लाइबिलिटीज ले लिए, सेंट्री क्रेडिटर्स ले लिए, एंड ये तीनों डिडक्ट किए फ्रॉम आवर ग्रॉस एसेट्स, एंड वी कम टू द पॉइंट दैट 2,59,000 कैलकुलेटेड अमाउंट is my purchase consideration. I hope you got it. Fine. So this was regarding net asset method. बाद में एक आध एग्जाम्पल फिर से इस पे सॉल्व कर लेंगे, नॉट इन दिस लेक्चर बट बाद में. फाइन. Let us move to net payment method. Before that, just to summarize the things where net asset method is a very easy method, one of the important plus very easy method, because what you have to do, take the balance sheet, take all the assets, deduct all the liabilities, the amount would be your purchase consideration. Sir, whether to consider preliminary expenses या फिर fictitious assets, any kind of fictitious like losses वगैरह, no, you don't have to consider. Sir, which assets to be considered? Only the assets which are taken over, only the liabilities which are taken over. At what value to be considered? At book value if it is a merger method, at fair value if it is a purchase method. That's it. If they are specifically given, like in this question they are specifically given 120%, 90%, yes, in that case that those values will be considered. Fine. That's it. One short revision of full method. Fine. Now let us move to net payment method. Under this, what do we do? We actually compute the basically नाम ही बता रहा है कि like whatsoever we make payment, that payment in net becomes our purchase consideration. We don't have to compute what are the assets, what are the liabilities. No, we don't have to compute that. The thing is, whatsoever payment we would be making, to whom, this is the point, to whom? To debenture holders of the transferor company? No. To the transferor company? No, not at all. To the shareholders of transferor company. जो कंपनी ट्रांसफर कर रही है सारे एसेट्स, उसको परचेज कंसिडरेशन नहीं देना है, उसके शेयर होल्डर्स को परचेज कंसिडरेशन देना है. एंड दैट शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी, जो कुछ भी पेमेंट जाएगा इन फॉर्म ऑफ कैश, इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, इन फॉर्म ऑफ शेयर्स, इन फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर, in any form, the payment which you are making to the shareholders, to the preference shareholder, including preference shareholders, obviously equity shareholders, preference shareholders, सारों को of transferor company, उसको हम बोलेंगे purchase consideration. जितना भी पेमेंट कर रहे हो, let's assume you are taking over a business of B Limited. A Limited is taking over business of B Limited, and A Limited is agreeing to pay a consideration in cash of, let's say, 15 lakhs. So in that case, 15 lakhs, let's say it is making payment to equity shareholders 15 lakhs, it is making payment to preference shareholders 5 lakhs, it is making payment to debenture holders 5 lakh. In this case, preference shareholders the 5 lakh, and then equity shareholders cut 15 lakhs, total मिला के 20 lakhs would be your purchase consideration. You will not be considering the payment made to debenture holders. That's all about this method. Just you have to calculate, these are the straightforward amount. In this case I had given you the straightforward amounts, 15 lakhs and 5 lakhs and 5 lakhs.
but they won't give you like straightforward. The question would be, you would be asked to compute, like for example you would be told that the a company has issued this many amount of shares to, the shareholders of B company, then compute the PC. So this many amount of shares into the fair value of the share would be your PC. I hope you are getting it. I hope you are getting it. Fine. So let us I guess solve one example on this. Let us solve one example on this. Let me check whether this is the right example to be solved. Yeah, fine. We can go with this. We can go with this. Check. Very good example. Check. Let us solve example 2. Let us solve example 2. Check. I'm reading it. XYZ Limited agrees to take over business of PQR Limited as on 31st March 2021, as on which date the balance sheet of PQR was as follows. PQR की बैलेंस शीट ऐसे है, नीचे दी गई है. शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर्स है, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस है, 9% डिबेंचर्स है, 9% डिबेंचर्स है. देन करंट एसेट्स में वी आर हैविंग सन्ड्री एसेट्स, नथिंग एल्स. फाइन. नाउ चेक. The purchase consideration was agreed as follows. Purchase consideration नीचे दिए गए वैसे agree हुआ था. XYZ Limited. First of all, who is taking over and who is acquiring? Check. XYZ Limited agrees to take over business of PQR Limited. So XYZ is going to acquire PQR. So PQR is transferor. I hope you are getting this. PQR will be transferor, right? So XYZ will make payment to PQR, to shareholders of PQR technically, right? So XYZ Limited to issue 4 shares for rupees 10 each for every 5 shares held in PQR Limited at a market price of 15. समझ रहा है? फॉर एवरी शेयर दैट PQR में शेयर होल्डर्स है, राइट? सो फॉर एवरी शेयर हेल्ड बाय दो शेयर होल्डर्स, लेट अस सी अभी PQR के कितने शेयर होल्डर्स. ये बैलेंस शीट किसकी दी है? PQR की, राइट? ये देखो PQR की बैलेंस शीट दी है. तो PQR में चेक करंटली कितने इक्विटी शेयर होल्डर्स है. लेट्स अज्यूम 50,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स है. मतलब हर एक के पास 50, लाइक टोटल मिला के 50,000 शेयर्स एग्जिस्टेंस इन इशू है. लोगों के पास 50,000 शेयर्स है, राइट? अभी जिनके जिनके पास 5 शेयर्स है उनको 4 शेयर्स मिलेंगे. देखो, XYZ लिमिटेड टू इशू 4 शेयर्स फॉर एवरी 5 शेयर्स हेल्ड. सो अगर टोटल लोगों के पास 50,000 है तो अभी इनको न्यू कंपनी के कितने मिलेंगे शेयर्स? आई होप यू आर गेटिंग इट. समझ में आ रही है आपको बात? लाइक अगर मेरे पास इन एग्जिस्टेंस 50,000 शेयर्स है और मुझे हर 5 शेयर्स के बदले 4 शेयर मिलेगा फॉर एवरी 5, फॉर दिस फॉर एवरी 5 4 शेयर्स मिलेंगे मुझे. सो 4/5 विल बी द फैक्टर, राइट? सो इन टोटल मुझे आई गेस 40,000 शेयर्स मिलने चाहिए. डू यू अग्री दिस? यस, 40,000 शेयर्स मिलने चाहिए. अगर ये मल्टीप्लीकेशन किया तो इट वुड कम टू 40,000, राइट? सो 40,000 शेयर्स मिलेंगे मुझे और हर एक शेयर का प्राइस होगा 15 रुपीज इच. देयरफॉर द टोटल पेमेंट दैट that is basically अगर मैं I mean to say the shareholder of ट्रांसफरर कंपनी, दैट इज इन दिस केस PQR लिमिटेड के शेयर होल्डर को अगर कोई मिलेगा तो 40,000 के शेयर्स, 40,000 शेयर्स मिलेंगे. हर एक का वैल्यू 15 रुपीज़ होगा. सो 40,000 इंटू 15, ये देखो इक्विटी शेयर्स 50,000 इंटू 4/5 किया, इंटू 15 किया, दैट कम्स टू 6 lakhs. दैट कम्स टू 6 lakhs. तो टोटल 6 lakhs का पेमेंट बीइंग इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ PQR मुझे मिलेगा अगर मैं PQR का शेयर होल्डर होगा. अगर मैं ट्रांसफरी के एंगल से सोच रहा हूँ तो इन दैट केस आई वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक दैट मच ऑफ अमाउंट ऑफ पेमेंट. समझ में आ रही है बात? देन a cash payment of ₹2 per share for every share in PQR. PQR में हर एक शेयर के लिए ₹2 आपको मिलेंगे. तो देखो ना 50,000 शेयर्स है, PQR के पास 50,000 शेयर्स है, राइट? फॉर एवरी शेयर यू वुड बी गेटिंग ₹2. तो 50,000 शेयर्स के लिए कितने मिलेंगे? 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे. 1 लाख रुपीज़ मिलेंगे और अगर मैं XYZ के एंगल से सोचूँ तो 1 लाख रुपीज़ देने पड़ेगा, right? So XYZ Limited would be required to pay ₹2 per share on 50,000 shares amounting to 1 lakh rupees in total. Therefore ये भी कैश जो पेमेंट हो रहा है 1 लाख का, that would also form part of your purchase consideration. समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? देन चेक आगे क्या बताया है.
check. Issue of such an amount of fully paid 8% debentures in XYZ Limited. फाइन, अगर डिबेंचर्स दिए तो क्या हम इसको पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन मानते हैं? टेल मी, अगर हमने परचेज डिबेंचर्स दिए, इफ वी पेड डिबेंचर, डू वी कंसिडर इट एज पार्ट ऑफ परचेज कंसिडरेशन? कितने लोगों ने ना बोला, ना बोला? टेल मी. कंप्लीटली रॉन्ग. व्हाई डोंट वी कंसिडर डिबेंचर्स? वी डू कंसिडर डिबेंचर्स, वी डू कंसिडर डिबेंचर्स अगर वो शेयर होल्डर्स को पेमेंट हुआ है. वी डोंट कंसिडर क्या पे हुआ है, वो डजेंट मैटर. टू whom इट इज़ पेड मैटर. अगर शेयर होल्डर्स को मैंने इन फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स पे किया, इट विल फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी. तो यहाँ पे स्टिल एज ऑफ नाउ वी डोंट नो किसको पेमेंट हुआ है. वी जस्ट नो कि डिबेंचर्स इशू हुए हैं इन XYZ लिमिटेड एट 96% हुए हैं. इट्स सफिशिएंट टू डिस्चार्ज 9% डिबेंचर्स इन PQR. यहाँ पे ये दिस इज द पॉइंट कि 9% डिबेंचर्स इन PQR, ये देखो करंटली यहाँ पे 9% डिबेंचर्स है, इनको डिस्चार्ज करने के लिए हमने डिबेंचर्स इशू किए हैं. सो नाउ टेल मी, विल दिस फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी? नो, this will not form because even though the debentures are paid, but these are paid to debenture holders guys. समझ में आ रहा है? पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स इज नॉट फॉर्म, डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी. यहाँ पे देखो, इट इज पेड टू डिस्चार्ज. क्यों पे किया है? टू डिस्चार्ज, मतलब उनको लाइबिलिटी पे करने की, उनकी लाइबिलिटी पे ऑफ करने के लिए पे किया है. तो दैट वोंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ पीसी. तो वी विल नॉट बी कंसिडरिंग दिस. I hope you are getting it. Then payment of liquidation expenses. We have paid certain liquidation. Liquidate कौन होने वाला है by the way? PQR या XYZ? Obviously PQR होने वाला है, right? So PQR liquidate होगा, and for that liquidation expenses are incurred by, let's say, XYZ Limited. So in that case, this liquidation expenses is basically a reimbursement made by us to PQR लिमिटेड, या फिर पेड ऑन बिहाफ ऑफ PQR लिमिटेड. अल्टीमेटली उसका बेनिफिट इज अक्रूड बाय PQR लिमिटेड, एंड परचेज कंसिडरेशन इज नॉट द पेमेंट which accrues to PQR limited, but it is the payment which accrues to shareholders of PQR limited, and therefore ये liquidation expenses consider नहीं होंगे, because ये payment तो हमने liquidation expense on behalf of PQR किया है, और purchase consideration क्या होता है? जो shareholders को दिया जाता है. I hope you are getting it. फाइन. तो ये भी पीसी का पार्ट नहीं माना जाएगा, बिकॉज ये परचेज शेयर होल्डर्स को कभी पहुंचा ही नहीं, ये शेयर होल्डर्स को कभी दिया ही नहीं. सो परचेज कंसिडरेशन को 4 पॉइंट में से ओनली टू पॉइंट्स फर्स्ट एंड सेकंड विल फॉर्म पार्ट ऑफ पीसी. नेक्स्ट 2 पॉइंट्स नहीं होंगे. आई होप यू आर गेटिंग इट. एंड पीसी वुड बी 7 lakhs. दिस वॉज बेसिकली अ नेट पेमेंट मेथड. क्या किया? जस्ट टू समराइज क्या किया हमने? We considered the payment which we are making. We kept on adding the things which we have made as a payment. जो पेमेंट करके पे किया है उसको ऐड करते रहे. समझा? किनको पेमेंट? शेयर होल्डर्स को. प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते तो भी सर ऐड करते, यस करते ऐड. इक्विटी शेयर होल्डर्स, यस ऑब्वियसली करेंगे. डिबेंचर होल्डर्स नहीं करेंगे. लोन प्रोवाइडर्स नहीं करेंगे. अदर एक्सपेंसेस जैसे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस नहीं करेंगे. आई होप यू हैव गॉट दिस मेथड ऑल्सो. फाइन. थर्ड मेथड है अपने पास नेट पेमेंट मेथड इज डन. वी आर डन विद दिस नेट पेमेंट मेथड. वी आर डन विद दिस नेट एसेट मेथड. दोनों इंपॉर्टेंट हो गए. देन देयर इज अ लंप सम मेथड. लंप सम मेथड इज जस्ट अ थेरोटिकल, या फिर एक प्रैक्टिकल इस पे कुछ है नहीं, बिकॉज लंप सम मेथड इटसेल्फ स्टेट कि लंप सम वुड बी द पेमेंट, the purchase consideration would be the sum agreed between both the parties, and that sum would be directly stated. For example, let us say A Limited is going to acquire B Limited at a value of 20 lakh rupees, that is lump sum. So 20 lakh rupees lump sum is itself your purchase consideration. तो इसमें कैलकुलेट क्या करना है? क्या आपको इस पे क्वेश्चन आ सकता है? नो, नॉट एट ऑल. इसमें कुछ कैलकुलेट ही नहीं करना. Fine. So you would not be expecting a question over on this, but obviously other methods are good to be asked. Then share exchange method, last method, जिसपे न्यूमेरिकल आ सकता है. लाइक आई मीन टू से इस पे आ सकता है, इस पे आ सकता है, इस पे आ सकता है. इसका तो स्कोप ही नहीं है, बिकॉज देयर इज नो न्यूमेरिकल ऑन दिस, एंड इट कांट बी लाइक लॉजिकली ही इनकरेक्ट हो जाएगा वो. फाइन. सो इन दैट केस या लास्ट मेथड है अपने पास, दैट इज शेयर एक्सचेंज मेथड. शेयर एक्सचेंज मेथड, व्हाट डज हैपन इन दिस? इसमें सिर्फ शेयर एक्सचेंज होते हैं. इसमें सिर्फ शेयर एक्सचेंज होते हैं, राइट? चेक ओवर हियर.
शेयर एक्सचेंज मेथड, इट इज ऑल्सो नोन एज इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, बिकॉज यहाँ पे शेयर का एक्सचेंज बेस्ड अपॉन इंट्रिंसिक वैल्यू होता है. सर व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक वैल्यू? सर इंट्रिंसिक वैल्यू वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स टर्म 1 वहाँ पे किया है. इंट्रिंसिक वैल्यू मीन्स द नेट एसेट वैल्यू जो अपना आता है उसमें से हम डिडक्ट करते हैं the things which are not attributable to equity shareholders, and then we ultimately compute net assets attributable to equity shareholders. उसको हम divide करते हैं number of shares से, तो आता है value per share, and that valuation method by net asset method of shares is known as intrinsic value method, right? तो वो शेयर का वैल्यू हम यहाँ पे यूज करते हैं. लेट अस अज्यूम दोनों कंपनीज का शेयर एक्सचेंज हो गया. फॉर एग्जाम्पल ए कंपनी इज गोइंग टू एक्वायर बी कंपनी. नाउ लेट अस अज्यूम हमने दोनों के शेयर के वैल्यूज, वी कंप्यूटेड वैल्यूज फॉर बोथ द कंपनीज, ए का एंड बी का. इंट्रिंसिक वैल्यू निकाला, दोनों के नेट एसेट्स लिए माइनस लाइबिलिटीज किया एंड नेट एसेट्स निकाला. नाउ लेट अस अज्यूम बी का शेयर का वैल्यू आया 10 रुपीज़, बी का शेयर का वैल्यू आया 10 रुपीज़, एंड नाउ ए का शेयर का वैल्यू आया 5 रुपीज़, ए का शेयर का वैल्यू आया 5 रुपीज़. सो नाउ लेट अस से अभी लाइक what is going to happen, B limited is going to get liquidated, right? B limited is going to get liquidated, right? So in that case A limited, what would be A limited making? A limited purchase consideration pay करेगा to equity shareholders and to preference shareholders of B limited, right? So in that case purchase consideration in this case would be discharged by way of shares. शेयर का एक्सचेंज होगा. जिनके जिनके पास बी लिमिटेड का शेयर है, लेट्स से बी लिमिटेड का एक शेयर है, दैट मीन्स तुम्हारे पास 10 रुपीज़ का वैल्यू है, बिकॉज बी लिमिटेड का एक शेयर इज वैल्यूड एट 10 एंड ए का शेयर 5 रुपीज़ पे वैल्यूड है. नाउ टेल मी वेदर द शेयर होल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड उनके शेयर के बदले में, बिकॉज अभी उनका शेयर का तो वैल्यू जीरो हो जाएगा ना, बिकॉज बी लिमिटेड लिक्विडेट हो जाएगी. सो इन दैट केस ए लिमिटेड का अपन शेयर उनको देंगे बी लिमिटेड को, बिकॉज नाउ ए लिमिटेड हैज अब्सॉर्ब्ड बी लिमिटेड. सो ए लिमिटेड वुड बी इशूइंग शेयर्स टू बी लिमिटेड शेयर होल्डर्स, राइट? सो ए लिमिटेड के एक शेयर की प्राइस अगर 5 रुपीज़ है तो कितने शेयर्स डिमांड करेंगे एक शेयर के बदले में? तो अगर आप लोग बी के शेयर होल्डर्स होते, आपके पास एक शेयर होता 10 रुपये का, और अगर आपको कोई 5 रुपये का एक शेयर देता होता, तो आप कितने शेयर्स डिमांड करते? यू वुड बी डिमांडिंग 2 शेयर्स, राइट? सो दैट आपकी वैल्यू सेम रह जाती, राइट? सो दिस वुड बी द एक्सचेंज रेशियो 2 shares for every 1 share held in B limited, राइट? तो इसी प्रकार से यहाँ पे अपन शेयर एक्सचेंज मेथड में वी compute the number of shares to be issued and the purchase consideration. समझ में आ रही है बात? तो what do we do in this case? We compute first of all the number of shares to be issued. इस पे हमने सम किए थे सॉल्व, इस पे हमने शायद लिख के सम सॉल्व, आई मीन टू से सब सारे इस पे लिख के सम सॉल्व किए थे, बट द थिंग इज इस पे भी हमने प्रॉपर फॉर्मेट लिख के सॉल्व किया है. फाइन. सो अभी देखते हैं यहाँ पे भी आई गेस लिख के करते हैं. लेट अस रीड वन क्वेश्चन एंड देन ये फॉर्मूला वगैरह पे आते हैं ऊपर, व्हाटसोएवर इट इज गिवन बाद में आते हैं. लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. गिव मी अ सेकंड. Yes, so let us read the question. Following are the balance sheets of PQR Limited and STU Limited as on 31st March 21. Fine, PQR की balance sheet दी है and STU की balance sheet दी है. Check what all things we are having. We are having equity shares, then the revenue reserves, then 9% debentures, then sundry creditors and provision for taxation. Fine. On asset side we are having fixed assets, investment, stock, debtors, bank. Fine. PQR takes over business of STU on following terms. So PQR is acquiring STU, right? So PQR is acquiring, that is absorbing STU. STU is transferer. ट्रांसफर कौन कर रहा है? STU कर रहा है. सो अपने को STU के ये सारे एसेट्स ट्रांसफर होंगे, ये वाले, राइट? ये वाला कॉलम, राइट? यस. लेट अस सी. Fixed assets of PQR and STU are to be considered worth 5 lakhs and 3 lakhs respectively. दोनों के फिक्स्ड एसेट्स दिए हुए हैं. फाइन, फिक्स्ड एसेट्स दिए हैं दोनों के, देखते हैं क्या क्यों दिए हैं. देन अच्छा यहाँ पे है. फाइन. PQR Limited agreed to discharge 9% debentures of STU Limited.
फाइन, जो PQR टेक ओवर करेगी तो डिबेंचर्स भी टेक ओवर करेगी और वो भी डिस्चार्ज कर देगी, फाइन, नो वरीज। लाइबिलिटीज़ में देखो तो बैलेंस शीट में सारे एसेट्स दिए हुए हैं, वैल्यूज़ दिया है उनका, वर्थ 5 लाख रुपीज़, ये देखो, ये एसेट्स का वर्थ 5 लाख रुपीज़ एंड 3 लाख रुपीज़ रिस्पेक्टिवली, तो ये सारे एसेट्स ये और ये कवर हो गए आई गेस, राइट। व्हेन दे से एसेट्स दे मीन होल ऑफ द एसेट्स, राइट। एंड देन लाइबिलिटीज़ में देखो, लाइबिलिटीज़ में दे से ये डिबेंचर्स भी टेक ओवर होंगे, ये डिबेंचर्स भी टेक ओवर होंगे, डिस्चार्ज होंगे, राइट। नाउ शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनीज, शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनीज, शेयर्स ऑफ बोथ द कंपनीज आर टू बी वैल्यूड ऑन बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। देखो शेयर का वैल्यूएशन इंट्रिंसिक वैल्यू के बेसिस पे होगा, दैट इज शेयर वैल्यूएशन, टर्म 1, राइट। एंड देन आपको बताया है डिटरमाइन द रेशियो ऑफ एक्सचेंज एंड कैलकुलेट परचेज कंसिडरेशन। तो रेशियो ऑफ एक्सचेंज बताओ, लाइक एक का इंट्रिंसिक वैल्यू आया 10 रुपये एंड दूसरे का आया लेट्स से 5 रुपीज़, तो इन दैट केस 5 के 2 शेयर्स देने पड़ेंगे, तब जाके 10 रुपीज़ कवर हो जाएंगे, राइट। सो इन दैट केस शेयर एक्सचेंज रेशियो वुड बी 2:1। तो सिमिलरली दोनों का नेट एसेट वैल्यू निकालना पड़ेगा, दोनों का इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना पड़ेगा एंड देन अपने को रेशियो देखना पड़ेगा उन इंट्रिंसिक वैल्यूज़ का। आई होप यू आर गेटिंग इट, आई होप यू आर गेटिंग इट, फाइन। सो ये कैसे करेंगे ये कैसे करेंगे, फर्स्ट अपन वी विल बी प्रिपेयरिंग अ स्टेटमेंट कॉम्प्यूटिंग इंट्रिंसिक वैल्यू, वी वुड बी प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट कॉम्प्यूटिंग इंट्रिंसिक वैल्यू, नहीं लिखता मैं, बिकॉज ये सारे एसेट्स वगैरह लिखने पड़ेंगे, वैल्यूज़ लिखने पड़ेंगे, दे हैव डन इज लाइक सिमिलर फॉर्मेट। सो फर्स्ट वी विल प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कैलकुलेटिंग इंट्रिंसिक वैल्यू, जो हम टर्म 1 में कर रहे थे। आप हाँ, आप यू कैन चेक द नोटबुक्स, वहाँ पे हम 5 स्टेप्स में करते थे। फर्स्ट ग्रॉस एसेट्स, सेकंड लेस लाइबिलिटीज, थर्ड नेट एसेट्स, देन उसके बाद माइनस द एसेट्स विच आर नॉट मतलब एट्रीब्यूटेबल टू अदर देन इक्विटी शेयर होल्डर्स, एंड देन फिफ्थ विच एसेट्स नेट एसेट्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट। वो निकालते थे, तो वो ही निकालना है, वही निकालना है। देखो सारे एसेट्स कंसिडर करने हैं, सारे एसेट्स कंसिडर करने हैं, चेक चेक check. First, what is asset we are having? Acha. I thought this like this 5 lakh. I thought this 5 lakhs is for total assets. They are saying it is not for total asset. It is for fixed asset. It was told it is for fixed assets, only for fixed assets. So fine. So fixed assets अपन उतने पे लेंगे 5 lakh and 3 lakh respectively. So this fixed asset would be taken over at 5 lakh, not at 3 lakh 75, not at 2 lakh 45. देखो the asset का value change हुआ. That means it is amalgamation in nature of purchase. इट नेचर ऑफ परचेज। देखो 5 लाख आया, 3 लाख आया रिस्पेक्टिवली, फाइन। देन अदर एसेट्स कुछ बोला नहीं है, सारे टेक ओवर करने हैं। इन्वेस्टमेंट्स 1,50,000, यहाँ पे आया 1,50,000। देन नेक्स्ट एसेट चेक, स्टॉक 2,15,000 एंड 1,40,000, स्टॉक 2,15,000 एंड 1,40,000। देन अगेन डेटर्स 1,50,000 85,000, 1,50,000 85,000, right? And then last bank balance 35,000 25,000, 35,000 25,000. Sir, you will tell that सर आपने तो कहा था जो एसेट्स टेक ओवर करने हैं उनको ही कंसीडर करना है, और यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी कौन से टेक ओवर करने, सिर्फ फिक्स्ड एसेट के बारे में, राइट। बट दैट डजेंट मीन कि सारे एसेट्स टेक ओवर नहीं कर, मतलब लाइक सारे बाकी एसेट्स टेक ओवर नहीं करते। यहाँ पे इट इज़ कंसीडर्ड कि सारे एसेट्स टेक ओवर करने हैं, फाइन। तो ऑल द एसेट्स आर टेकन ओवर एंड देन देखो ऑल द लाइबिलिटीज आर ऑल्सो टेकन ओवर। लाइबिलिटीज में देखो डिबेंचर्स के रिगार्डिंग उन्होंने कुछ तो बताया था कि यस डिबेंचर्स आर टू बी डिस्चार्ज, फाइन। तो डिबेंचर्स हमने कंसिडर किए हैं, लेस लाइबिलिटीज में हमने डिबेंचर्स कंसिडर किए। तो फर्स्ट इज ग्रॉस एसेट्स, दिस इज द स्टेटमेंट वी आर प्रिपेयरिंग, अगेन द सेम स्टेटमेंट जैसे नेट एसेट मेथड में करते थे। ग्रॉस एसेट्स, सेकंड लेस लाइबिलिटीज, ये वाला ये लेस लाइबिलिटीज, फाइन, ये वाले लाइबिलिटीज। देन लाइबिलिटीज में देखो 9% डिबेंचर्स 1,50,000, 1,50,000, चेक द बैलेंस शीट, 9% debentures 1,50,000. Then sundry creditors, we are having sundry creditors and provision for taxation. Sundry creditors are 60,000 and 45,000, check 60,000 and 45,000. And then provision for taxation 40,000 and 25,000, 40,000 and 25,000.
तो सारे लाइबिलिटीज़ हो गए, इतना पार्ट का एसेट्स हो गए। फाइन, डन विद ऑलमोस्ट द बैलेंस शीट एक्सेप्ट फॉर जो पार्ट जो हम नहीं कंसिडर करते। देन दैट कम्स टू नेट एसेट्स। नेट एसेट देखो कितना आया वैल्यू नेट एसेट्स का, 8 lakhs and 4,80,000, दैट इज, चेक दिस, मैं रब कर देता हूँ, check this, 10 lakh minus this 1 lakh 60 and 40, total 2 lakhs ये हो गए ना, 1 lakh plus 60,000 plus 40,000, 2 lakh, तो 10 lakh minus 2 lakh, ये 8 lakh आया। You can add a column over here, add a row over here, basically taking the subtotal, so आपके net assets आ जाएंगे 8 lakhs and 4 lakh 80। नाउ चेक, नेट एसेट्स आए, वैल्यू पर शेयर निकालना है। लास्ट टाइम टर्म 1 कैसे करते थे, गो टू बेसिक्स, लाइक टर्म 1 में जो सीखा है वो भूलना नहीं है। गो टू बेसिक्स, डिवाइडिंग बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नेट एसेट तो नंबर ऑफ शेयर चेक करो कितने हैं, बैलेंस शीट जाओ, नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ से पता चलेगा, शेयर कैपिटल से। देखो यहाँ पे 5 लाख शेयर्स, 5 लाख शेयर कैपिटल, 4 लाख शेयर कैपिटल विथ 10 रुपीज़ पर शेयर, एक शेयर 10 रुपये का, और ऐसे 5 लाख के टोटल शेयर, एक शेयर 10 रुपये का, और ऐसे 5 लाख के टोटल शेयर, दैट मीन्स 50,000 शेयर्स होंगे, राइट, एंड यहाँ पे 40,000 शेयर्स होंगे, राइट। तो ये कैलकुलेशन दिखाना है, सिर्फ करना नहीं है, दिखाना भी है, 50,000 एंड 40,000 शेयर्स, 50,000 and 40,000 shares, and now let us compute value per share। अगर सारे assets का value, net assets का value 8 lakhs है and 50,000 के शेयर, 50,000 shares है मेरे पास, तो हर एक शेयर का वैल्यू कितना सर, हर एक शेयर का वैल्यू वुड बी 8 lakh divided by 50,000, that comes to 16 I guess, right। Similarly 4 lakh 80 divided by 40 comes to 12। सो अभी जब ये हमने कंप्यूट किया, वी मीन टू से दैट ये इसकी पी क्यू आर की पी क्यू आर की वैल्यू है 16 पर शेयर एंड एस टी यू की वैल्यू है 12 पर शेयर। मतलब अगर अभी पी क्यू आर इज गोइंग टू एक्वायर एस टी यू एंड पी क्यू आर ये एस टी यू के शेयर होल्डर्स को खुद के शेयर्स देगा, तो एस टी यू के शेयर होल्डर्स के पास चेक ना, एस टी यू के शेयर होल्डर्स के पास, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक, क्वेश्चन ऐसे ही था ना, पी क्यू आर इज गोइंग टू एक्वायर एस टी यू, यस, राइट। सो पी क्यू आर वुड बी इशूइंग, कितने शेयर्स इशू करेगा, पी क्यू आर कितने शेयर्स इशू करेगा, चेक ना, हर एक शेयर की वैल्यू इसके 16 है, और जिनके पास शेयर है पी क्यू आर का, एस टी यू का, उनका वैल्यू 12 रुपीज़ है, 12 रुपीज़ है, तो 12 के बदले में 16 देगा तो एक्सेस हो जाएगा, सो दैट मीन्स वो कम देगा, मतलब 3:4, दैट इज 12/16 के प्रपोर्शन में देगा, 12/16 के प्रपोर्शन में देगा। आई होप अभी ये बेसिक प्रपोर्शन आपको पता है, ये बेसिक प्रपोर्शन पता है, और ये पता भी नहीं तो मैंने क्लास में ये बहुत मेहनत करके आपको बताया है। फाइन, सो आई होप कि यहाँ पे आप क्लियर हो। ऑन बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू 4 शेयर्स ऑफ पी क्यू आर विल इक्वल टू 3 शेयर्स ऑफ एस टी यू, देयरफॉर रेशियो ऑफ एक्सचेंज वुड बी 3 फॉर एवरी 4, देयरफॉर पी क्यू आर लिमिटेड वुड बी, कितने शेयर्स, टोटल कितने शेयर्स हो जाएंगे, सो 3 फॉर एवरी 4 कैसे आया वो समझा क्या, इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला भी दिया था। अगर आपको मतलब बिल्कुल ये रेशियो प्रोपोर्शन समझ में नहीं आ रहा, इफ़ यू आर नॉट एबल टू गेट रेशियो प्रोपोर्शन, देन अपने फॉर्मूला क्या दिया था, इंट्रिंसिक वैल्यू ये छोटे वाले का 12, छोटे वाले का आई मीन द एस टी यू, दैट इज द ट्रांसफरर, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू डिवाइडेड बाय इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द ट्रांसफरी, ट्रांसफरर का इंट्रिंसिक वैल्यू डिवाइडेड बाय ट्रांसफरी का इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट वुड बी योर रेशियो ऑफ एक्सचेंज। समझ में आ रही है बात। सो अगर रेशियो ऑफ एक्सचेंज बना, आई होप अब ये क्लियर है कि रेशियो ऑफ एक्सचेंज इज 3/4 कैसे आया सर, 4 3s are 12 एंड 4 4s are 16, 3/4। तो अगर दैट मीन्स 3 शेयर्स विल बी इशूड फॉर एवरी 4 शेयर्स हेल्ड। देखो ना 3 शेयर्स इशू करेंगे फॉर एवरी 4, कितना कैलकुलेशन आएगा इसका, देखो लेट मी आई विल प्रूव यू, लाइक देखो अगर मैंने 3 शेयर्स इशू किए फॉर एवरी 4, तो एवरी 4 मतलब मेरे पास 4 शेयर्स थे, कितने के थे, 12 रुपीज़ का एक शेयर, तो 12 4 जा 48, 12 4 जा 48, राइट। एंड 16 के मैंने 3 शेयर इशू करूंगा, इस 48 के बदले में मैं आपको 16 के 3 शेयर इशू करूंगा, दैट अगेंस्ट कम्स टू 48। सो आई मीन टू से अगर मैंने 3 शेयर्स एक्सचेंज किए फॉर 4 शेयर्स, तो मेरा वैल्यू सेम रहेगा, एंड दिस इज व्हाट आई वांट, समझा। तो 3:4 is the
एक्सचेंज रेशो। तो अभी देखो टोटल एसटीयू के शेयर्स कितने थे, टोटल एसटीयू के शेयर्स कितने थे 40,000 आई गेस, ये हमने कंप्यूट किया था ना यहाँ पे, ये देखो टोटल 40,000 शेयर्स थे ये एसटीयू के, राइट। तो 40,000 के बदले में 3 फॉर एवरी 4 मिल जाएंगे। देखो 40,000 के बदले में 3, हर एक शेयर के बदले में 4 शेयर के बदले में 3 शेयर मिल जाएंगे। तो 40,000 के बदले में कितने मिलेंगे 30,000 शेयर। तो 30,000 शेयर PQR इशू करेगा, PQR इशू करेगा, कितने शेयर्स करेगा इशू 30,000 शेयर्स। एंड नाउ दे हैव आस्क्ड यू क्वेश्चंस, शेयर आर इशूड एट पार इशू किए 10 रुपीज़ पे इशू किए, तो 30,000 शेयर्स इंटू 10 रुपीज़, दैट इज 3 लाख रुपीज़ परचेज कंसिडरेशन बना, राइट। परचेज कंसिडरेशन कैसे कंप्यूट होगा, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इनटू द वैल्यू ऑफ शेयर, इनटू द वैल्यू एट विच इट इज इशूड। तो अभी 10 रुपये पे इशू किया तो दैट इज 3 लाख रुपीज़। अगर सेकंड केस शेयर्स आर इशूड ऑन बेसिस ऑफ देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, जो इंट्रिंसिक वैल्यू आई है ना उसके बेसिस पे इशू हुआ। तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या आई थी सर, कौन इशू कर रहा है ये शेयर, न्यू कंपनी, दैट इज PQR, न्यू नहीं बट लाइक आई मीन टू से ट्रांसफरी कंपनी। 16 रुपीज़ उसकी वैल्यू है, 12 नहीं 16 रुपीज़ उसकी वैल्यू है, राइट। तो इन दैट केस 16 रुपीज़ पे वो इशू करेगा शेयर। सो इन दैट केस 30,000 शेयर्स इशू होंगे एट द रेट ₹16। ये मल्टीप्लीकेशन किया तो आई गेस 4,80,000 आता है, 4,80,000 आता है। एंड देन तो 4,80,000 बिकम्स योर परचेज कंसिडरेशन। एंड देन लास्ट कि अगर मार्केट प्राइस पे इशू किया, अगर मार्केट प्राइस ऑफ 20 पे इशू किया, तो इन दैट केस 30,000 shares at the rate ₹20, that becomes 6 lakh rupees, 6 lakh rupees। I mean to say this would be your PC। अगर ये केस रहा, सारे केसेस में अगर फेस वैल्यू 10 है, तो फेस वैल्यू 10 है, तो दैट मीन्स 3 लाख रुपीज़ वुड बी कैपिटल एंड शेयर कैपिटल, एंड ये ऊपर वाला एक्सेस है, ये जो 4,80,000 में 1,80,000 है एक्सेस, तो दैट वुड बी सिक्योरिटीज प्रीमियम। यहाँ पे भी 3 लाख विल बी शेयर कैपिटल एंड ऊपर वाला 3 लाख वुड बी सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये आपको अकाउंटिंग के टाइम काम में आएगा। बट अदर दैन दैट आई होप, अगर ये मेथड समराइज करूँ मैं, अगर ये मेथड समराइज करूँ तो दैट इज बेसिकली what we say, it was what was the name of the method, I forgot, I'm sorry। yes, we were calculating share exchange method, yes, share exchange method के हिसाब से हम calculate कर रहे थे। and basically what we did is nothing, we just computed the number of shares to be issued, the number of shares, ये जो formula यहाँ पे दिया है, number of shares to be issued into the intrinsic value of the transferee company, into the intrinsic value of transferee। क्यों, तो ट्रांसफरी तो शेयर इशू कर रहा है, तो उसी के इंट्रिंसिक वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डिफरेंट सिनेरियोज दिए हैं, मार्केट प्राइस का इशू दिया, मतलब मार्केट प्राइस पे इशू हो रहा है, तो इन दैट केस दैट वुड इनटू दैट वैल्यू करेंगे तो परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द केस, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन यू वुड बी सॉल्विंग। आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। हमने सारे मेथड्स पे एक एक सम सॉल्व किया है, सारे मेथड्स पे एक एक सम सॉल्व किया है।